बाराबंकी अयोध्या बॉर्डर पर बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। सड़क पर सो रहे मजदूरों को बीती रात एक ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 18 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन जख्मी हैं। आपको बता दें कि पंजाब से बिहार ये मजदूर जा रहे थे। उनकी बस जो है वो बीच रास्ते में खराब हो गई, जिसकी वजह से ये सड़क पर सो रहे थे। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। ये नजारा दिल दहलाने वाला है। खराब खड़ी बस के नीचे और आगे सो रहे सारे मजदूर कुचल गए। एम्बुलेंस से अस्पताल गए तो पता चला कि 18 मर चुके हैं। बस में सवार लोटन सदा बताते हैं कि बस में गर्मी लगने पे मजदूर सड़क पे सो गए थे, लेकिन ट्रक ने बस में पीछे से टक्कर मारी तो बस आगे सो रहे सारे मजदूरों को कुचलती चली गई। चलाने लग गया तो हम लोग दौड़ा तो देखता है 10-15 को नीचे घसते हुए टायर के नीचे हुए, तो घिसते हुए गया तो किसी के पेट खत्म हो गया, घूंटी निकल गया, कोई कुछ के इस चढ़ गया, कुछ इस पर चढ़ गया, ऐसे चढ़ गया, ऐसे हुआ। कल्याणी नदी के इस पुल के ऊपर जहां पुलिस की गाड़ी खड़ी है, यहां बस खराब होके खड़ी हुई थी और बस के सामने थके हुए मजदूर जो तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर कर चुके थे, यहां सो गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, यहां वो महफूज रहेंगे। लेकिन उनके जिस्म तो चले गए, पैरों की चप्पलें सिर्फ यहां पे बची हुई हैं। NH 28 पे ये वे चप्पलें हैं जिन्हें पहनने वाले जिस्म अब इस दुनिया में नहीं रहे। चप्पलें भी उन्हें पहनने वाले की हैसियत बताती हैं और कुछ चप्पलों के छेद बताते हैं कि उन्हें पहनने वाला कितना पैदल चल चुका होगा और क्यों दूसरी चप्पल नहीं खरीद सका होगा। एक्सीडेंट के बाद वहां से गुजरती गाड़ी वाले रुकने को तैयार नहीं थे। बस में सवार मजदूर सीमा बताती हैं कि वो मदद के लिए गाड़ी कैसे रुकवा सकी। हम लोग ने तो इतना बोला कि गाड़ी कोई लिफ्ट नहीं देगा, कोई रुकेगा भी नहीं, तो लाश बिछा देना आगे, तो यही करके गाड़ी रुक गया था, तब हम लोग को मदद मिला वहाँ से। बचे हुए मजदूर यहाँ जमा हैं जिन्हें सरकार अपनी बसों से घर भिजवा रही है। ज्यादातर 300-350 रुपए रोज की मजदूरी के लिए बिहार से अपने गांव से 1700-1800 किलोमीटर दूर पंजाब गए थे। सीतामढ़ी के सुजीत 25 साल के हैं। इनका पैर भी ट्रक के नीचे आ गया था, लेकिन जान बच गई। ये बताइए, आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, इतने लोग अस्पताल पहुंच गए, तो क्या आप दोबारा से फिर जाएंगे उतनी दूर काम करने इसी तरह? सर नहीं जाएंगे तो हमारा बाल बच्चा कहाँ से खाएगा, जाना तो पड़ेगा। उधर कोई साधन नहीं है? साधन नहीं है सर। इन मजदूरों की मदद करने वाले सोनी कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर नशे में था जो भाग गया। खड़ी गाड़ी में इंडिकेट चल रहा था और उसके बाद पीछे से ठोका और नशे की हालत में उसने ठोका और आदमी को रौंदते हुए बस आगे चल गया। पिछले लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का हुजूम जब सड़कों पे निकला, तब अंदाज हुआ कि इस मुल्क में कितने लोग मामूली सी कमाई के लिए अपने घर से हजारों मील दूर बेवतनी में दिन गुजारते हैं। उनमें से ना जाने कितने घर के रास्ते में मर गए। ये वे लोग हैं जिनके लिए कहा गया है कि मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह, जिंदगी ने जब छुआ कुछ फासला रखकर छुआ। बाराबंकी और अयोध्या में राजेश गुप्ता और सरफराज के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और अब अगली रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 7 लोगों की जान चली गई है, 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं और बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि खराब मौसम की वजह से बचाव कार्य में बाधा आ रही है। यहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। रात में बादल फटने से किश्तवाड़ जिले के होंजर गांव में आफत टूट पड़ी। कई घंटों की मशक्कत के बाद बचाव कर्मी दूर दराज के इस गांव पहुंच पाए। 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 17 जख्मी हैं और कम से कम 20 लोग लापता हैं। अधिकारियों का कहना है कि राहत के काम में खराब मौसम की वजह से भी परेशानी हो रही है। SDRF, पुलिस और सेना मौके पर हैं। खराब मौसम के बावजूद घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जैसे ही बादल फटने के बारे में पता लगा, किश्तवाड़ से एक SDRF टीम रवाना कर दी गई। इसके अलावा डोडा और उधमपुर से भी टीमें भेजी गई हैं। पुलिस का कहना है कि घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जिनमें से 5 लोगों की हालत बहुत नाजुक है। बादल फटने से आई बाढ़ और भारी बारिश इलाके के कई मकान बहा ले गई।
अब सबसे बड़ी चुनौती लापता लोगों की तलाश और पीड़ित लोगों तक राहत पहुंचाना है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पूरी मदद का आश्वासन दिया है। उधर मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ की चेतावनी दी है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में आज ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। उनका एजेंडा साफ है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष की एकजुटता जरूरी है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। शाम 4:30 बजे के आसपास सोनिया गांधी से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। ममता ने साफ कर दिया कि बीजेपी को हराना उनका एजेंडा है। डिस्कस अबाउट द यूनिटी ऑफ द ऑपोजिशन, सो ऑल वी डिस्कस, इट वाज अ वेरी गुड मीटिंग। तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता नहीं जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है। पैकेजेस क्या है? सब किसानों के फोन टैप हो रहे हैं, सब लीडरों की वोट टैप हो रहे हैं, सब सिटीजन्स के हो रहे हैं, इंडस्ट्री के हो रहे हैं। ये कितना कानून का खिलाफ कितनी बड़ी साजिश चल रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है जो कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता मोदी जी के बराबर नहीं है, बहुत बने हैं सब, तो उस जगह को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी आए हैं। लेकिन जो पार्टियों को लेकर 19 में उन्होंने एक अभियान छेड़ा था, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो उसका परिणाम सबके सामने है। शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ममता से मिलने पहुंचे। 2 दिन से दिल्ली में कैंप कर रही ममता ने अपने सांसदों और प्रेस से भी बात की। सूत्रों के मुताबिक ममता पूरी योजना पर काम कर रही हैं। शरद पवार भी उनके साथ हैं। 200 ऐसी सीटों की पहचान की गई है जहां कांग्रेस को बाकी विपक्ष वॉकओवर दे सकता है, लेकिन बाकी सीटों पर कांग्रेस को दूसरे दलों के लिए अपना दावा छोड़ना होगा। ममता बनर्जी खुद ऐसे किसी गठबंधन का नेतृत्व करने का इरादा नहीं रखती, लेकिन ममता प्रचार के लिए हर जगह जाने को तैयार हैं। देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, ऑडियो आ जाएगा, हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। ममता जी पहली बार मंगलवार को कांग्रेस के 3 दिग्गज पहले ही ममता से मिल चुके हैं। सवाल ये है कि लेफ्ट और उनके कुछ सहयोगियों को ममता अपने साथ कैसे जोड़ेंगी। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि ममता ने दिल्ली के सियासी तालाब में खेला हौबे की हलचल पैदा कर दी है। क्या ममता बनर्जी बंगाल की तरह पूरे देश में बीजेपी की घेराबंदी कर पाएंगी? क्या खेला हौबे का नारा मौजूदा विपक्ष की राजनीति का एक राजनीतिक नारा बन पाएगा? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पेगासस जासूसी कांड पर एकजुट हुआ विपक्ष राजनीतिक मैदान में अपनी एकजुटता बनाए रख पाएगा या नहीं। दिल्ली से शशिकांत के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब अश्लील फिल्म रैकेट की बात करते हैं, जिस मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को जमानत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अश्लील फिल्म रैकेट में गिरफ्तार राज कुंद्रा को अभी जेल में ही रहना होगा। अदालत में कुंद्रा की जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने दलील दी कि आरोपी अमीर और प्रभावशाली लोग हैं। मामले में और भी पीड़ित सामने आ रहे हैं। आरोपी जांच में बाधा डाल सकता है। इस पर कुंद्रा के वकील ने पूछा, क्या आरोपी आतंकवादी है? अब तक कोई शिकायत या सबूत नहीं है कि आरोपी ने किसी को पुलिस के पास जाने से रोका या छेड़छाड़ की कोशिश की हो। तब सरकारी वकील ने याद दिलाया कि मामले में इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट किए गए हैं। अश्लील फिल्म शूटिंग रैकेट का मामला फरवरी 2021 में सामने आया था। तब मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जिन्हें चार्जशीट फाइल करने के बाद जमानत भी मिल गई। अदालत में कुंद्रा के वकील ने याद दिलाया कि पहले से गिरफ्तार कुछ आरोपियों पर कुंद्रा और रायन थॉर्प की तुलना में अधिक गंभीर आरोप थे और मामले में सिर्फ 7 साल की सजा है और कुंद्रा का घर और परिवार यहीं है, इसलिए जब भी जरूरत होगी वो यहाँ जांच के लिए उपलब्ध होंगे। लेकिन अदालत ने उनकी एक नहीं सुनी और जमानत अर्जी खारिज कर दी। आज राज कुंद्रा और रायन की जमानत अर्जी पर सुनवाई थी। दोनों अर्जी पर सुनवाई हुई और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसी की वजह से दोनों की अर्जी अदालत ने खारिज की है। इस बीच अश्लील फिल्म शूटिंग मामले में मालवनी पुलिस में एक और एफआईआर दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी एफआईआर में आरोपी के तौर पर सीधे राज कुंद्रा का नाम नहीं है, लेकिन पीड़िता को बताया गया था कि राज कुंद्रा की कंपनी के लिए शूट किया जा रहा है, इसलिए मामले में आगे चलकर राज कुंद्रा पर भी शिकंजा कस सकता है।
मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और राजस्थान कांग्रेस का झगड़ा निपटाने की कोशिश जारी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस महासचिव और प्रदेश के प्रभारी अजय माकन जयपुर के दौरे पर हैं और लगातार विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। कोशिश है एक ऐसा रास्ता निकालने की जिससे गहलोत और पायलट खेमे में जो दूरियां हैं वो खत्म हो सके। जयपुर पहुंचकर अजय माकन ने कांग्रेस विधायकों से मुलाकात शुरू की। मुद्दा सरकार में सचिन पायलट खेमे की भागीदारी सुनिश्चित करने का है। मामला यहाँ अटका है कि खाली पड़े 9 मंत्री पदों में से पायलट खेमे को कितना मिले, इसके लिए रायशुमारी की जा रही है। हालांकि विधायक इसे खुलकर स्वीकारते नहीं। बहुत से इश्यूज पे चर्चा हुई और विस्तार तो करने वाले करेंगे कि हम किस तरीके से आने वाले समय में काम करें ताकि अगले 5 वर्ष में भी कांग्रेस की सरकार बने। ये असल मुद्दा है। तो ये सब कप्तान के काम है और जो हमारे प्रभारी है उनके काम है, आला कमान के काम है। मुख्यमंत्री गहलोत पर काम न करने देने समेत कई आरोप लगाते हुए सचिन पायलट ने अपने खेमे के करीब 20 विधायकों के साथ संगठन और सरकार के पद छोड़ दिए थे। बाद में दोनों में समझौता तो कराया गया, लेकिन पायलट खेमे को सरकार में अपनी हिस्सेदारी का इंतजार है। सूत्र बताते हैं कि गहलोत चाहते हैं कि विधायकों की राय ही फैसले का आधार हो। कैबिनेट के बारे में तो चर्चा होती नहीं है कभी। कैबिनेट एक्सपेंशन करना, कैबिनेट को जब भी करना होगा तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और पार्टी नेतृत्व बात करेंगे और उनका ये विशेषाधिकार है, स्पेशल पावर होती है मुख्यमंत्री की। सचिन पायलट कोई नाराजगी को लेकर कोई बातचीत हुई? ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि ये नाराजगी की बातें तो पहले खत्म हो चुकी है। अगली सरकार बनाने के लिए किस ढंग से काम करना है उस पर सारी डिस्कस हुई। मंगलवार को जयपुर निकलने से पहले माकन और पायलट की दिल्ली में मुलाकात हुई। सूत्र बताते हैं कि पायलट ने फैसला कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ दिया है। इस बाबत पायलट ने प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक साझेदारी का समझौता हो जाने पर अगस्त के दूसरे हफ्ते में कैबिनेट विस्तार की संभावना है। अशोक गहलोत के साथ करीब 100 विधायक जमे रहे। इसके अलावा उन्होंने निर्दलियों का भी समर्थन हासिल किया और बीएसपी के विधायक भी कांग्रेस से आ मिले। ऐसे में गहलोत की मंशा है कि मंत्री पद इन विधायकों में से दिया जाए, न कि उनको जिन्होंने बगावती तेवर दिखाए। अब सचिन पायलट की सारी उम्मीदें कांग्रेस हाईकमान से है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब पेगासस जासूसी मामले की बात करते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस समेत सारा विपक्ष सरकार को घेर रहा है। लोकसभा में सांसदों ने कागज के टुकड़े उड़ाए, लेकिन सरकार उनकी आवाज को अनसुना कर अपने कामकाज को निपटाती रही। लोकसभा में नारे लगते रहे, सरकार कामकाज निपटाती रही। पेगासस जासूसी मुद्दे पर सरकार ने साझा विपक्ष का काम रोको प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया, तो विपक्ष ने कागज अध्यक्ष के आसन की ओर उछाल दिया। अब ऐसे 10 सांसदों पर कार्रवाई की बात हो रही है। इनका काम केवल रुकावट पैदा करना है और केवल सदन में इस तरह के काम करना जिससे लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। आज 7 दिन हो गए, एक सेकंड के लिए भी ऑपोजिशन किसी का माइक ऑन हुआ है। लेकिन ये जो सदन में खेला होबे की नाराबाजी बता रही है कि जासूसी मुद्दे पर सदन में विपक्ष एक है। हम तुरंत उधर पुलिस कंप्लेंट करते हैं। सरकार का कहना है इस पर दूसरे कानून में बहस कराई जा सकती है। जो प्रस्ताव जिस नियम में आना चाहिए उसमें आप दें, स्पीकर साहब स्वयं उसको स्वीकार करके चर्चा कराएंगे। सरकार अंदर चर्चा नहीं कराना चाहती, बाहर मीडिया के माध्यम से सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि हम चर्चा के लिए, अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करती स्थगन प्रस्ताव। इससे पहले कांग्रेस की अगुवाई में 14 दलों ने जासूसी मुद्दे पर सरकार को घेरा। राहुल ने सरकार से सीधा सवाल पूछा, पेगासस को खरीदा हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? लोकसभा और राज्यसभा में पूरे दिन इस मुद्दे पर हंगामा चलता रहा। जब संसद में हंगामा चल रहा था तो दिल्ली में ममता बनर्जी विपक्षी एकता की जरूरत बताते हुए अलग अलग नेताओं से मिल रही थी। पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट दिख रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है जब राजनीतिक मुकाबले का वक्त आएगा तब भी क्या एकजुटता बनी रहेगी? नई दिल्ली में हिमांशु शेखर और शशिकांत झा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। विजयवाड़ा के होटल में
पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में कोविड के कारण जिन मरीजों की मौत हुई है उनमें से 95% मरीजों ने टीका नहीं लिया था। जो कोविड से संक्रमित मरीज थे उनमें से 88% मरीज नॉन वैक्सीनेटेड थे। ये जो आंकड़ा है वो महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सामने रखा गया है। इनके आंकड़े और भी बेहद अहम है, जिससे वैक्सीन को लेकर जो हिचक है वो दूर होती है। देखिए पूरी खबर। टीकाकरण केंद्रों के बाहर ये भीड़ भले ही डराती है, लेकिन वैक्सीन को लेकर बढ़ रहे भरोसे को भी बयां करती है। महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग और डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की ये विश्लेषण रिपोर्ट वैक्सीन पर भरोसे को और पुख्ता करती है। बीते 2 महीने के इस अध्ययन में पता चला है कि सरकारी अस्पतालों में भर्ती हुए करीब 88% लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी। कोविड से जान गंवाने वाले करीब 95% लोगों ने टीका नहीं लिया था। टीका लेने के बाद जिनकी मौत हुई उनमें से 88% ने सिर्फ पहली डोज ली थी और करीब 12% लोगों ने दोनों डोज। वहीं संक्रमित होने वाले कोविड मरीजों में 77% ने पहली डोज ली थी और करीब 23% ने दोनों डोज। मरने वालों में 68% कोविड मरीज 60 साल से ऊपर के थे और 63% को दूसरी बीमारी भी थी। बिना वैक्सीन लिए कोविड मरीजों में जहां मृत्यु दर 35.20% है, तो टीका लगवाने वाले मरीजों में 13.71%। ये अध्ययन इस साल 11 मई से 12 जुलाई के बीच सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भर्ती 15,202 कोविड मरीजों पर हुआ है। मुंबई में स्थानीय निकाय बीएमसी के सायन अस्पताल के डीन बताते हैं कि टीका लेने के बावजूद मरने वाले ज्यादातर लोग दूसरी बीमारी के कारण दम तोड़ रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं कि जो लोगों ने डोज लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। हेमीप्लेजिया का अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है और उससे डेथ होती है। लेकिन जब आदमी कोरोना पॉजिटिव रहता है तो वो डेथ कोरोना की वजह से लेबल हो जाती है, लेकिन एक्चुअली कोरोना की इन्वॉल्वमेंट से डेथ होने की संभावना बहुत कम रहती है। वैक्सीन को लेकर डर मिटाने के लिए ऐसे अध्ययन असर तो दिखा रहे हैं, पर सवाल है कि क्या टीका मिलना इतना आसान है। सबसे बड़ी बस्ती धारावी में टीका अभियान चल रहा है। घरों पर रजिस्टर कर टोकन बांटे जा रहे हैं ताकि केंद्रों के बाहर भीड़ न लगे। फिर भी लोग टीके की आस में घंटों कतार में खड़े रहते हैं। 4 बजे से खड़े हैं सरकार से, देर भगा दे रहा, बोल रहे नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बोल रहे कि लाइन में खड़े रहो, अब कब मिले क्या मालूम। टीके का असर कई लोग अपने आसपास भी देख रहे हैं। ऐसे अध्ययन टीके की हिचक को दूर भी कर रहे हैं, पर टीका पाना अब भी कई हिस्सों में चुनौती भरा काम है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक होटल ने रोबोट सर्विस शुरू कर दी है। कोशिश है कोविड से बचाव। अब इस रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले लोगों तक ये रोबोट खाना पहुंचाएगा। कोविड से बचने के लिए होटल वालों ने इस रोबोट को मैदान में उतारा है। ये नया तरीका लोगों को भी भा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन हो पा रहा है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के जुहू बीच से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।